हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी इस क्लास में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति का तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, इससे पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र देख लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ पर टर्सरी सेक्टर। ठीक है ना। हमारे लिए तृतीय क्षेत्र इंपोर्टेंट है। और तृतीय क्षेत्र के साथ साथ जो हमारी एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे बने हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम पूछा गया है, राजकोषीय घाटा हुआ, गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, एफडीआई हुआ, मुद्रास्फीति हुआ, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र देख लिया है, द्वितीय क्षेत्र देख लिया है, और आज इन सारे बिंदुओं के साथ हम तृतीय क्षेत्र भी देख लेंगे। तो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 6 का पहला बिंदु है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और तृतीय क्षेत्र को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र जो है होता क्या है, इसका क्या कितना बड़ा दायरा है, क्या आयाम है, हर एक बात जो है इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपको बता दिया है। आज का हमारा प्रमुख मुख्य काम जो है वह यही है कि हम जो हमारा 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इससे हमारा पूरा जो है 24-25 वाला डेटा हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण वाला 24-25 वाला और आर्थिक सर्वेक्षण वाला 25-26 वाला जो डेटा है, इनको साथ में लेकर पूरा तृतीय क्षेत्र और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पूरा करें, ताकि हमारा किसी प्रकार से कुछ छूटे नहीं। इसी प्रकार हमने प्राइमरी सेक्टर में भी देखा था और सेकेंडरी सेक्टर में भी देखा था, जिसमें हमने बजट, आर्थिक सर्वेक्षण दोनों मध्य प्रदेश के स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी, जो आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया है 25-26 वाला और बजट आया है 26-27 वाला, इन सारे आयाम जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के लिए इंपोर्टेंट थे हमने वहां पर कवर किए, फिर द्वितीय क्षेत्र के लिए किए, और आज जो है टर्सरी सेक्टर के लिए कर रहे हैं। टर्सरी सेक्टर दोस्तों ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और सेवा मतलब यही है दोस्तों कि जब आप कहीं जाते हो तो आप पैसा देने के बदले आपको वस्तु नहीं मिलती है, बदले में आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। ऐसा क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। वैसे तो इसका बहुत बड़ा दायरा है, जिस पर हमने बहुत देर तक चर्चा भी करी थी। आज आप मोटा मोटा ये जानो कि बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, परिवहन, संचार, ये सारे जो है हमारे किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों के मध्य क्या है दोस्तों, दूरियों को कम करने का एक प्रमुख महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र का जो कच्चा माल है इसको उठाकर उद्योगों तक पहुंचाता है, फिर उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं को पूरे संसार भर में फैलाने का काम करता है। कौन सा, हमारा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं आज, और इसके सारे आयाम हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखो दोस्तों, इसके सारे आयाम कवर करें इससे पहले मोटा मोटा एक बात और जानो कि जो सेवा क्षेत्र है या जो हमारा तृतीय क्षेत्र जो है, मुख्य रूप से यदि हम देखे जाए इसमें तो यह जीडीपी में कितना योगदान देता है भारत के संदर्भ में। तो देखो, हमने कृषि क्षेत्र जब पढ़ा था या प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा था तो हमने ये डेटा समझ लिया था, द्वितीय क्षेत्र भी समझ लिया था। तृतीय क्षेत्र की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप पाओगे 52.6% योगदान दे रहा है प्रथम छमाही वित्त वर्ष 25 के अनुमान से, और प्रथम छमाही वित्त वर्ष 26 के अनुसार ये 53.6%, इसी तरह वित्त वर्ष 25 में 49.9%, और वित्त वर्ष 26 के लिए ये हो जाएगा 51.1%। लगभग दोस्तों 53 से 54% जो है हमारा सेवा क्षेत्र जो है देश की जीडीपी में योगदान देता है। तो सोचो हमारे लिए यह कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके सारे आयाम अच्छे से समझते हैं, इसके जितने उपक्षेत्र हैं इन सबको अच्छे से समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के साथ साथ 2025-26 का डेटा है, एक साथ जो है हम दोनों एक साथ देख लेंगे तो हमारी सारी पिक्चर जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और कुछ बच्चों को जो डाउट आ रहा है कि 24-25 पढ़े या 25-26 पढ़े, तो क्या पढ़े क्या छोड़े, सब सारी बातें मैं अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यदि मैं इसके उत्पादन की ही बात करूँ, सेवा क्षेत्र के उत्पादन की, तो सेवा क्षेत्र का उत्पादन प्रति वर्ष जो है देखो बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे वित्त वर्ष 25 में आप पहली छमाही में देखोगे तो ये 7% की रफ्तार से जो है इसमें उत्पादन हुआ। फिर यहाँ पर प्रथम छमाही वित्त वर्ष 26 की देखोगे तो 9.3% हुआ, यहाँ पर 7.2 हो गया, और वित्त वर्ष 26 में देखोगे तो आप 9.1 जो है इसका उत्पादन वर्ष दर वर्ष जो है आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसके उत्पादन में भी मतलब आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हो रही है, तो आप पाओगे दोस्तों तृतीय क्षेत्र में। ये प्राथमिक क्षेत्र था, ये द्वितीय क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र।
इसी प्रकार ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र। मतलब कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को भी आप देखोगे तो आप पाओगे कि यही क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा क्या है, वर्ष दर वर्ष इसी में जो है उत्पादन जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बात भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों, पहली बात हम समझते हैं यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 के संदर्भ में। देखो, जब हम जीवीए की बात करें, हमने हर क्षेत्र का, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ या तृतीय क्षेत्र हुआ, सबका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीवीए के संदर्भ में यदि हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों का देखें, कौन से वर्ष को ध्यान में रखकर, वर्ष 2024-25 को ध्यान में रखकर, तो स्थिर कीमत पर यह क्षेत्र जो है 54.92% तथा वर्तमान मूल्य पर 55% तक योगदान करता है। ठीक है, यदि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं वित्त वर्ष या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, तो यह स्थिर कीमत पर 40% और वर्तमान मूल्य पर दोस्तों 36.61% का योगदान देता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा इंपॉर्टेंट। कितना है इसका समझ में आता है कि हमारे जीवीए में, देश के जीवीए में लगभग 54% या 55% ही मान लीजिए स्थिर कीमत पर योगदान दे रहा है और वर्तमान मूल्य पर भी लगभग 55% ये योगदान देता है। मध्य प्रदेश में भी देखो आप सर्वाधिक रूप से यही पाओगे इसी में, स्थिर कीमत पर 40% जीवीए में योगदान और वर्तमान मूल्य पर 36.61% योगदान। तो इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो, अब मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं उस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, एक अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया था उसकी कुछ हाईलाइट्स जो है तृतीय क्षेत्र को लेकर जानिएगा। हमारी एग्जाम में यह सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में तृतीय क्षेत्र का योगदान या इसमें कितनी वृद्धि हुई, छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। तो तृतीय क्षेत्र को हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देख रहे हैं किसके आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं इस बात को भी। देखो दोस्तों, वर्ष 2025-26 में तृतीय क्षेत्र में 15.8% की वृद्धि हुई है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वर्ष 2025-26 की अवधि में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 27.89% की। इसी प्रकार लोक प्रशासन क्षेत्र में 13.37% की और स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाओं में 13.41%, वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10.04% का योगदान रहा है। तो ये सबसे ज्यादा आप पाओगे किसमें दोस्तों, तो ये है होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में। यदि तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि देखोगे तो ये किसमें दोस्तों, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में। कितने, 27.89%। आपको क्या ध्यान रखना है, तृतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि दोस्तों, 15.8%। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का जीवीए में योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35.53% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.12% रहा है। अभी मैंने जीवीए की बात करी थी, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। देखो, जब भी हम 24-25 का वो डेटा देख रहे हैं तो वहां पर हम 36 के अराउंड पा रहे हैं, तो वो एक अनुमान रहता है, कुछ पॉइंट्स में अंतर रहता है। बाकी अब आर्थिक सर्वेक्षण जब 25-26 आ गया है तो उसके आधार पर जो 2024-25 में डेटा बताया जाएगा ये एग्जैक्ट डेटा रहता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। तो इससे बढ़कर अब जो है 2025-26 में कितना हो गया है, 37.12%। ये बात ध्यान रखना। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,05,679 करोड़ रुपए से बढ़कर यह वित्त वर्ष 2025-26 में 5,85,588 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और समग्र क्षेत्रीय परिदृश्य में सेवा क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.8% की जो है क्या करी है दोस्तों, वृद्धि करी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में आया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हमसे कह रहा है। ठीक है, यदि मैं वृद्धि दर की बात करूं तो प्रचलित भाव पर यह हुई है 15.80%, यही जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वृद्धि दर यदि हम स्थिर भाव पर देखें तो यह हुई है 12.07%। तो ये ओवरऑल तृतीय क्षेत्र में हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 क्या कहता है उसको हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये हमने जीवीए देख ही लिया था, अब थोड़ा सा समझते भारत के संदर्भ में
कि भारत में जो तृतीय क्षेत्र है इसके उप क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार रहा है। ठीक है, देखो समझना मेरी बात। वित्त वर्ष 2024-25 में तृतीय क्षेत्र के उप वर्गों का योगदान किस पर दोस्तों, वर्तमान कीमत पर, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लोक रक्षा तथा अन्य सेवाओं की बात करें तो यहाँ पर कितना प्रतिशत, 14%। वित्तीय या रियल एस्टेट सेवाओं की बात करें तो 23%। व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार के संदर्भ में यदि देखें तो 17%। और यह जो है डेटा हम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा, जिसमें हम पा रहे हैं कि जो वित्तीय और रियल एस्टेट सेवा है इसमें सर्वाधिक रूप से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के संदर्भ में हम यदि देखें तो दूरसंचार सेवाएं सीधे तौर पर भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 1.2% का योगदान देती है, और रियल एस्टेट और आवास सेवाओं की यदि बात करें तो यह भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 7% का योगदान देती है। तो यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है, दोनों बात आप ध्यान रखना, और ये इसको हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के साथ भी देख लिया है। ठीक है, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों को देखें, यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 में, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार यदि मैं इस डेटा की बात करूं तो यहाँ पर व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट क्षेत्र में कितने प्रतिशत दोस्तों, 28.32% का इसमें योगदान यह देता है, और यह सर्वाधिक रूप से योगदान देता है। ठीक है, लोक प्रशासन क्षेत्र की यदि बात करें तो 13.67%, और स्वास्थ्य, स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवा क्षेत्र जो है लगभग कितना दोस्तों, 13.06% का योगदान देता है। और इसी प्रकार वित्तीय सेवा क्षेत्र जो है 10.15% जो है योगदान करता है। तो सर्वाधिक कौन करता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में तृतीय क्षेत्र के उपवर्गों में व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट क्षेत्र, और इस पर हमने बात कर भी ली है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना है ना। लेकिन यदि मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देखूं इन्हीं सारी बातों को, तो यहाँ पर मैं पा रहा हूं कि व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट में, जीवीए में इस क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.35% रहा है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसवीए 1,47,319 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,63,336 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें यदि प्रचलित भाव पर इसकी वृद्धि दर देखें तो यह 10.87% है, और स्थिर भाव पर यदि हम देखें इसकी वृद्धि दर तो यह 10.09% रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, इसी में यदि इसका एक और उप क्षेत्र हम देखें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, परिवहन, भंडारण एवं रेलवे में, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हमसे कहता है कि इसमें जो है इस क्षेत्र का जीवीए में योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.83% था। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.80 रहा है। ठीक है, लगभग कम हुआ है, ये ध्यान रखना है ना, ये कम हो गया है। और प्रचलित भाव पर इस उप क्षेत्र का जीवीए में जीवीए जो इसका 44,162 करोड़ रुपए रहा है। यदि इसकी वृद्धि दर की मैं बात करूं प्रचलित भाव पर तो 9.72% रही है, और यहाँ पर स्थिर भाव पर मैं बात करूं तो 7.44% रही है। और रेलवे का जीएसवीए में योगदान 0.82 स्थिर रहा, और प्रचलित भाव पर रेलवे जो है जीएसवीए 12,874 करोड़ रुपए रहा है, जबकि वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 10.75% तथा स्थिर भाव पर 8.45% रही है। इसी प्रकार एक और इसका उपक्षेत्र है वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाओं की यदि मैं बात करूं तो वित्तीय सेवाओं का जीएसवीए में योगदान 3.55% से बढ़कर 3.73% हो गया है, और जीएसवीए 50,481 करोड़ रुपए से बढ़कर 58,790 करोड़ रुपए हो गया है। यदि वृद्धि दर की बात करें तो 16.46% प्रचलित भाव पर, और स्थिर भाव पर 9.54% रही है। ठीक है, रियल एस्टेट, आवास और व्यावसायिक सेवाओं की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान 4.81 से बढ़कर 4.98% हो गया है, और यदि जीएसवीए 68,499 करोड़ रुपए से बढ़कर
हम देखें तो कितना बड़ा है दोस्तों, 78533 करोड़ रुपए हो गया है। और वृद्धि दर यदि हम प्रचलित भाव पर देखें तो कितनी रही है, 14.65%, और स्थिर भाव पर रही है 9.49%। तो इंपॉर्टेंट है एक बात। अन्य थोड़ा यदि हम इसका देखें तो अन्य सेवा है जिसके अंतर्गत बहुत सारी हमारे इसके अतिरिक्त जो सेवा है उनका यदि हम देखें जीएसबीए में योगदान, तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 6.92% से बढ़कर 7.82% हो गई है। और जीएसबीए 98525 करोड़ रुपए से बढ़कर 123,112 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें प्रचलित भाव पर वृद्धि दर 24.96% रही है और स्थिर भाव पर 18.21% रही है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, चलो एफडीआई की बात करें तो देखो पहली बात तो एफडीआई क्या है दोस्तों, यह किसी व्यक्ति द्वारा या किसी देश द्वारा एक निवेश किया जाता है अन्य देश में। ठीक है, जैसे या तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को मान लो या कोई एक देश या एक संस्था मान लो, जब किसी अन्य देश में कुछ निवेश करती है तो ऐसी स्थिति हमारी एफडीआई की स्थिति कहलाती है। जैसे किसी एक देश या संस्था या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में व्यवसायिक हितों की पूर्ति हेतु किया गया निवेश ही हमारा एफडीआई कहलाता है। और एफडीआई दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इसको थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा। दोनों रूप में देखते हैं। देखो सबसे पहले वित्त वर्ष जो हमारा 24-25 था उसको ध्यान में रखकर हम बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 उस समय क्या कहता था, इसको ध्यान में रखकर बात करेंगे। फिर देखेंगे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो अभी हाल ही में आया, ये किस प्रकार की स्थिति बताता है। तो इस प्रकार से हमारा एफडीआई भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें वित्त वर्ष 25 में, सकल एफडीआई अंतर्वाह वित्त वर्ष 24 के पहले 8 महीने में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की समान अवधि में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% की वृद्धि को दर्शाता है। यदि यूएनसीटीएडी, देखो इसको थोड़ा सा जानिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी ही एक संस्था है दोस्तों, ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। देखो यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब व्यापार और विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए जो है यह चलाई जाने वाली यूएन की एक संस्था है जो आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें बताती है। और इसके अनुसार एफडीआई क्या है दोस्तों, तो 2022 के आधार पर भारत सेवा क्षेत्र में विश्व का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता माना गया है। ध्यान रखिएगा, और प्रथम है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुल एफडीआई की मैं यदि बात करूं तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 13वें स्थान पर है। ठीक है, और वर्ष 2023-24 में यदि मैं बात करूं तो 195.26 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। और वर्ष 2024-25 की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 341.12 करोड़ रुपए रहा है सितंबर 2024 तक। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हमने बात करी थी। अब थोड़ा सा इसको हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी। तो पहले भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखते हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी दोस्तों 66% की वृद्धि हुई है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 100% कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, दोनों बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है 66% की, और इन जो भारतीय बीमा कंपनियां जो थी ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा जो है इनकी पहले 74% हुआ करती थी, अब 74 से इनको 100 कर दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाह यूएसडी 81.0 बिलियन रहा, जो वित्त वर्ष 24 के यूएसडी 71.3 बिलियन की तुलना में 13% की वृद्धि को दर्शाता है। और अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान भारत से एफडीआई का बहिर्वाह बढ़कर यूएसडी 22.1 बिलियन हो गया है। इस बात को ध्यान रखना, हम भारत के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में। ठीक है, नोट करते हुए एक बात लिखी गई है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस वही आपकी यूएनसीटीडी, ये रहा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, यूएन की एक संस्था है जो अपनी व्यापार और विकास से संबंधित गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। और अगर इसका आप देखोगे दोस्तों तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है, जिसमें 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान जो है इसने 15वां दिया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं। अप्रैल 2000 से वर्तमान मतलब 2024-25 तक सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एफडीआई में लगभग 26% की वृद्धि हुई है, 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा है, इसे थोड़ा इस रूप में जानिएगा। ठीक है, और सेवा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। और यदि विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यदि मैं प्रकाश डालूं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ये 14.1% जो है निवेश आकर्षित करता है अपनी ओर। ट्रेडिंग जो है 9.1%, गैर पारंपरिक ऊर्जा 7%, सीमेंट एवं जिप्सम उत्पाद जो है 6.1% जो है इन पर जो है क्या हुआ है दोस्तों, निवेश हुआ है। ठीक है, चलो आगे वित्त वर्ष 2025 की यदि मैं बात करूं जो अप्रैल से सितंबर की बात हमें बताता है, तो इसमें एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि सेवा क्षेत्र में इस अवधि के दौरान 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अंतर्वाह हुआ है। ठीक है, चलो वित्त वर्ष 2025 में बीमा सेवाओं को सबसे अधिक 62 से अधिक एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ है। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र का स्थान रहा है और जिसमें सेवा क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 18 से अधिक प्रतिशत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इस रूप में जान लीजिएगा। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये लाइन जो है हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से देख लिया था। चलो अब हम एफडीआई को देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से जानिएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में निवेश सितंबर 2024 तक की स्थिति में बता रहा हूं कितना हुआ है दोस्तों, 341.12 करोड़ रुपए। ठीक है, पहले ही वित्तीय वर्ष में 2023-24 के कुल निवेश को यह जो है पार कर चुका है। पहले इतना था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सितंबर 2024 तक। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 3950.17 करोड़ रुपए रहा है। यह डेटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है ये क्या कहता है एफडीआई के संदर्भ में मध्य प्रदेश के लिए, तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल एफडीआई 446.67 करोड़ रुपए रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले कितना था, ये हमारा सितंबर 2024 तक की स्थिति है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमसे बताता है। और यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हमें पता चलता है कि अभी जो है जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 मतलब लगभग 2025 तक की स्थिति है। 24 कंप्लीट हो चुका है, यहां तक जो है आप कितना यहाँ पर एफडीआई कुल हुआ है 446.67 करोड़ रुपए रहा है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यह जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक 327.34 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से जानिएगा। ठीक है, अभी कब तक हुआ है, ये सितंबर तक ही जो है इतना हो चुका है। चलो आगे, और अब परिवहन देखते हैं दोस्तों। और ट्रांसपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रत्येक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है ये कभी भी संभव नहीं हो सकती। देखो, प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल द्वितीय क्षेत्र तक कब पहुंचता है, जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम उसको वहां उद्योग या इंडस्ट्री वाला जो क्षेत्र रहता है वहां तक लेकर आते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र या हमारा ट्रांसपोर्ट वाला बिंदु जो है यहाँ पर अपना अहम रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, यदि मैं जनवरी 2025 तक की स्थिति भारत के संदर्भ में देखूं तो सड़क की कुल लंबाई हम पाएंगे दोस्तों यहाँ पर कितनी
63,45,453 और ये सारी बातें मैं किसके आधार पर बता रहा हूँ? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई यदि हम देखें तो 146195 किलोमीटर है और राज्य राजमार्ग की लंबाई देखें तो 179535 किलोमीटर रही है। और अन्य सड़कों को यदि आप पाओगे तो सड़क की कुल लंबाई में सबसे ज्यादा जो है इन्हीं का रोल है। कितना है दोस्तों? 60,19,723 किलोमीटर। ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश में 2025 तक हम सड़कों का यदि यहाँ पर देखें आंकड़ा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 9315 किलोमीटर। ठीक है। जो कुल सड़क का जो है कितना है दोस्तों? 12% है। ठीक है। इसी प्रकार राज्य राजमार्ग की बात करें तो यह है 12568 किलोमीटर जो 16% योगदान देता है। जिला सड़क की बात करें तो 25420 किलोमीटर है जो 31% योगदान देती है। गांव सड़क की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 33472 किलोमीटर है जो 41 का यहाँ पर क्या है? योगदान देता है प्रतिशत का। और मध्य प्रदेश में कुल सड़क है 80775 किलोमीटर और यह डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का। तो आपसे 24-25 का पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है और यदि आपसे 25-26 का पूछे तो आपको फिर मैं आगे बता रहा हूं। और ये है 25-26 का। ठीक है। 25-26 का यदि हम देखें यहाँ पर तो 30 नवंबर 2025 तक की स्थिति में आपको यहाँ पर बता रहा हूं। और तब तक मध्य प्रदेश में कुल जो है 77268 किलोमीटर सड़कें रही है जिसका विवरण इस प्रकार है। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि हम बात करें तो 9278 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग की यदि बात करें तो यह बढ़कर हो गया है दोस्तों 10465 किलोमीटर। इसी प्रकार मुख्य जिला सड़कें जो है 22517 किलोमीटर रही है और ग्रामीण सड़कें एवं अन्य जिला सड़कें जो है 35,008 किलोमीटर जो है इसका दायरा है। और वर्ष 2024-25 में और 30 नवंबर 2026 तक 1761 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का पूरा किया गया है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है। चलो आगे थोड़ा जानिएगा। 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रेलवे ट्रैक की लंबाई 5263 किलोमीटर है और यह देश का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो हमने 2025 और 2026 दोनों का डेटा यहाँ पर सड़क के माध्यम से देख लिया है। ठीक है। थोड़ा सड़क का जो है आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय स्तर पर जो है भारत के संदर्भ में क्या कहता है परिवहन सेवाओं के लिए, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। परिवहन सेवाएं सीधे तौर पर भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 4.5% का योगदान देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेकर या जो परिवहन है इसको लेकर हमें ध्यान रखनी थी। ठीक है। थोड़ा बैंकिंग का क्षेत्र भी हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बैंकिंग जो है यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि बैंकिंग वहां पर हम केंद्रीय स्तर पर जो है या आरबीआई जो है ये जो है वाणिज्यिक बैंक है, इन सबको हम पीछे देखेंगे। अभी थोड़ा मध्य प्रदेश का डेटा आप यहाँ पर अच्छे से देख लो। देखो, मध्य प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र और सार्वजनिक वित्त किस प्रकार है समझिएगा। ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार वृद्धि कर रहा है और एमपीआई जो है इसकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के नागरिकों को बैंकों तक पहुंच प्रदान करवाने में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है दोस्तों? देश में मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो बैंक है इनकी संख्या समझिएगा। वित्तीय संस्थाएं जो है एक साइड लिखी हुई है और दूसरी साइड लिखी हुई है उनकी संख्या। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है दोस्तों 33। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 2। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में अभी तक तो है 2 लिखी हुई थी, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में अभी लिखा हुआ आया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 1 है। अब उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है ये है या ये है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार एक बात ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 1 है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2 बैंक ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के रूप में। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है इसका मुख्यालय है इंदौर में और ये किसके द्वारा प्रायोजित है? बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है ये सागर में इसका मुख्यालय है और ये एसबीआई द्वारा प्रायोजित है। ठीक है। और राज्य में सहकारी बैंक जो है इनकी संख्या क्या है कितनी दोस्तों? 1 बताइए, एपेक्स बैंक। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो है ये 38 है और यह जिला स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, बैंक है हमारी। और लघु वित्त बैंक की संख्या 8 है
और भुगतान बैंक की संख्या एक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका नाम, ठीक है। इसी प्रकार इसकी संरचना और स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे शीर्ष स्थान पर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। इसके पश्चात आती है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो जिला स्तर पर ऋण उपलब्ध कराती है और इनकी संख्या 38 है। और प्राथमिक कृषि ऋण समिति जिसे हम सोसाइटी के रूप में देखते हैं, ये ग्रामीण स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाती है और इनकी संख्या 4536 है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यदि हम मध्य प्रदेश का बैंकिंग नेटवर्क देखें नवंबर 2025 तक, तो हम पाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है इसमें 50% की हिस्सेदारी है, ठीक है। निजी बैंक के जो क्षेत्र हैं यह जो है 21% है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 21% था, लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया है इसमें पाया है हमने कि यह जो है 21% अब बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 22%, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है यहाँ पर हमें 16% बताई गई है, तो यह जो है अब कम होकर 15% हो गई। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा है और यह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा है। बाकी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। सहकारी बैंक जो है 10% और लघु वित्त बैंक जो है इसमें जो है 5%, ठीक है। ये इतना नेटवर्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ये डेटा है, 25-26 के अनुसार ये डेटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं का क्षेत्र यदि हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि की यदि मैं बात करूं तो 19.07%, यदि पैसे में बात करें तो 151236 करोड़ रुपए। एमएसएमई क्षेत्र में यदि ऋण वृद्धि देखें तो इसमें ऋण वृद्धि हुई है सर्वाधिक 33.85%, और करोड़ रुपए में देखें तो 73.433 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार 16.4%, जो लगभग 73,222 करोड़ रुपए की बात करता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक है लगभग 33% है, और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्र में आज लगभग 67% बैंक जो है वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। चलो, बैंक ऋण में वृद्धि। अब बैंक ऋण में वृद्धि भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण पहुंच में सुधार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय के रूप में संपार्श्वित मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, और वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2024 के बीच कुल बैंक ऋण उपभोक्ताओं का अनुपात 18.3% से बढ़कर 32.4% हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और चालू वित्त वर्ष में यदि 29 नवंबर 2024 तक की स्थिति देखें हम भारत के संदर्भ में, तो कृषि ऋण में वृद्धि हुई है लगभग 5.1%, औद्योगिक ऋण में वृद्धि हुई है 4.4%, एमएसएमई में ऋण में जो वृद्धि हुई है 13%, और सेवा क्षेत्र में कमी आई है 8.8% की, और व्यक्तिगत ऋण खंडों में कमी आई है 5.9% की। बैंकिंग क्षेत्र में 8,586 शाखाओं का नेटवर्क कार्यरत है, जिसमें 33% ग्रामीण तथा 67% अर्ध शहरी व शहरी क्षेत्र में स्थित है। इस पर हम बात कर चुके हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एमएसएमई में ऋण वृद्धि हुई है लगभग 13%। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई पूरा एक हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 36.09 से बढ़कर 36.61 हो गया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की मजबूती का संकेत हमें दे रहा है, ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश और भारत की निर्यात की स्थिति को देखें तो वर्ष 2024-25 का जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कुल निर्यात लगभग 602.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.03% की वृद्धि को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। और भारत का व्यापारिक निर्यात यदि हम देखें तो 321.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, और यह बात जो है पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% की वृद्धि को दर्शा रही है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में यदि निर्यात की स्थिति देखें हम अप्रैल से सितंबर तक 2024-25 में, तो इसकी पहली 2 तिमाहियों तक की स्थिति यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक निर्यात कुल जो है 31,511 करोड़ रुपए था, और अभी जो है यह जो है भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का कितना था दोस्तों 1.76%, और मध्य प्रदेश का कुल निर्यात 2,13,087 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, और यह जो है अगर पैसे में यदि हम देखें इसकी अमाउंट ये, तो ये 17,84,305 करोड़ रुपए
पहुंच चुका है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात 4.79% था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट बिंदु, लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है जो मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अभी हमने आर्थिक सर्वेक्षण क्या देखा था दोस्तों 2024-25 वाला। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का कुल निर्यात देखेंगे और फिर मध्य प्रदेश का। तो भारत का कुल निर्यात यदि हम यहाँ पर देखें तो व्यापार के मामले में भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 25 में रिकॉर्ड यूएसडी 825.3 बिलियन रहा है, जो 6.1% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और यह प्रदर्शन मुख्यतः सेवाओं के निर्यात में 13.6% के कारण हुआ है और वित्त वर्ष 26 में यूएसडी 418.5 बिलियन की पहली छमाही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान निर्यात यूएसडी 634.3 बिलियन रहा, जो वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि आयात 4.9% से बढ़कर यूएसडी 730.8 बिलियन हो गया है। इस अवधि में व्यापार घाटा बढ़कर यूएसडी 96.6 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में यूएसडी 88.4 बिलियन था। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भारत का यदि मैं कुल आयात देखूं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, तो देश का कुल आयात 7.4% की वार्षिक वृद्धि से बढ़कर यूएसडी 919 बिलियन हो गया है। 919 बिलियन हो गया है, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों गरीबी, और गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन हम देखते हैं भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश में 14.96% गरीबी विद्यमान है तथा 9.89% की गिरावट इसमें हुई है। ठीक है, और भारत में विद्यमान बहुआयामी गरीबी की यदि हम बात करें तो 2005-6 में यह 55.34% थी, जो घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। और यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 20.63% गरीबी विद्यमान है मध्य प्रदेश में, और 15.94% की इसमें क्या हुई है दोस्तों, गिरावट हुई है। ये गिरावट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 तक राज्य की गरीबी दर घटकर 15.01% रह गई है, जिससे 2.30 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यदि मैं मध्य प्रदेश में विद्यमान बहुआयामी गरीबी की बात करूं तो 2005-6 में यह 69.44% थी। फिर दोस्तों 2015-16 में यह 36.57% तक पहुंची। 2019 से 2021 तक यह 20.63% तक पहुंची, और अभी हाल ही में 2022-23 तक की यदि मैं बात करूं तो यह 15.01% तक जो है पहुंची है। ठीक है, और अभी 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में हमने पाया कि इसमें 15.94% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो ध्यान देना, जो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान गरीबी जो है वो राज्य की तुलना में क्या है दोस्तों, कम है। कम किस लिए है, दोनों बातें हमने देखी है। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कितनी गरीबी है, 11.28%, और हमारी मध्य प्रदेश में कितनी दोस्तों, 15.01%। और ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार एक सेंटेंस में क्वेश्चन आया था कि भारत की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है कि मध्य प्रदेश की। इसी प्रकार हमसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गरीबी का तुलनात्मक रूप से यदि वो बात कर दे हमारे सामने कि राष्ट्र की गरीबी ज्यादा है या हमारे मध्य प्रदेश की गरीबी ज्यादा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसकी 11.28% ही हमारा राष्ट्र का गरीबी स्तर और हमारा मध्य प्रदेश का 15.01% है। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले 9 वर्षों में देश में कुल 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जिनसे अनुमानित 2.3 करोड़ लोग मध्य प्रदेश से हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा है गरीबी के मामले में। इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना। पहला नंबर कौन है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, बिहार है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार गरीबी भारतीय स्तर पर। तो जून 2025 में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3.00 अमेरिकी प्रति डॉलर कर दिया गया है। और संशोधित अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार भारत में वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी दर अत्यधिक गरीब हेतु 5.3%,
तथा निम्न मध्य आय गरीब हेतु 23.9% है। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि बहुआयामी गरीबी की बात करें हम मध्य प्रदेश के बजट के अनुसार, जो 2026-27 में हाल ही में आया, तो इसके अनुसार 2015-16 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसके बीच राज्य में बहुआयामी रूप से गरीबी, जो गरीब जनसंख्या का जो अनुपात है 36.57% से घटकर 20.63 रह गया है, जो 15.94% की कमी को दर्शाता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों मिशन गरीब कल्याण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण मिशन की घोषणा की गई और इस मिशन का लक्ष्य है कि 2028 तक हमें गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। ठीक है, 2028 ध्यान रखना। और इसके प्रमुख लक्ष्यों में कुपोषण को दोस्तों 6% तक कम करना है और शिशु मृत्यु दर को 1000 जन्मों पर 25 तक लाना शामिल है। इंपॉर्टेंट है, दोनों बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मिशन गरीब कल्याण से संबंधित है। ठीक है, बेरोजगारी का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें दोस्तों, तो यहाँ पर CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों यह एक निजी स्वायत्त संस्था है जो क्या करती है दोस्तों, यह भी जो है गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, इन पर अपनी रिपोर्ट जो है और अपने जो है आकलन जो है जारी करते हैं। ठीक है, 1976 में इसको भी जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसके अनुसार फरवरी 2024 के तक राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है दोस्तों, 8% बताई गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी दोस्तों, 9.3%। और 28 राज्यों में 21 जो है हमारा स्थान है, और यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल कर दे तो इसमें हमारा स्थान कौन सा है दोस्तों, 27। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना बेरोजगारी के लिए। और श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार यदि हम भारत के संदर्भ में बेरोजगारी दर देखें तो यह है 3.2%। और ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इसको इस दर में शामिल किया जाता है। और शहरी बेरोजगारी दर जो है यह 6.4% है, इसमें भी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर देखें तो 57.9% है और श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखें तो 56.0% है। और गरीबी की यदि हम बात करें तो 11.28% हमारे लिए गरीबी बताई गई है भारत के संदर्भ में, किसने, श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हमसे क्या कहता है, तो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कृषि और स्वरोजगार का कुल रोजगार में क्रमशः 42.4% तथा 58.8% हिस्सा था, जबकि अनियत मजदूर 18.9% है। और 2023-24 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 41.7% है, ध्यान रखिएगा। और बेरोजगारी दर है दोस्तों 3.2%। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप इस रूप में जानिएगा। ठीक है, चलो ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कहता है। यदि प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो 2022-23 में प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय देश के संदर्भ में कितनी थी दोस्तों, 1,97,000 रुपए, मतलब 1,97,000 रुपए। और स्थिर कीमत पर कितनी दोस्तों, तो 98,374 रुपए। ठीक है, ये PIB के अनुसार मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है दोस्तों, तो पर कैपिटा इनकम जो है राष्ट्रीय आय जो है, उस राष्ट्रीय आय से देश की कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रचलित कीमत पर यदि हम देखें पर कैपिटा इनकम, तो यह है 1,40,583 रुपए और स्थिर कीमत पर है 65,023 रुपए। ठीक है, और देश में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, 25वां स्थान है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार थी, तो प्रचलित कीमत पर 1,42,565 और स्थिर कीमत पर 66,441 करोड़। तो ये डेटा 2023-24 का हो गया। अब मध्य प्रदेश का जो बजट है 2026-27 में भी आया, इसके अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में बताई गई है 1,39,713 रुपए और 2024-25 में बताई है 1,52,615 रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना।
1,52,615। तो 2024-25 तक का हमारा पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की बात करें तो स्थिर या वास्तविक कीमत पर मध्य प्रदेश का यदि हम देखें तो 2011-12 में 38,497 रुपए था और 2024-25 में स्थिर या वास्तविक कीमत पर 70,434 रुपए था। यदि हम प्रचलित या वर्तमान मूल्य पर देखें तो 2011-12 में यह 38,497 रुपए थी और 2024-25 में यह 1,52,615 रुपए रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय या निवल आय की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 2011-12 में यह 63,462 रुपए रही है और 2023-24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार यह जो है 1,06,744 रुपए रही है। 2024-25 के प्रथम अनुमान के अनुसार यह 1,12,358 रुपए रही है। यदि हम वर्तमान या प्रचलित मूल्य पर बात करें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जो है, निवल आय जो है, यह जो है 2011-12 में 63,462 रुपए रही है। 2023-24 के अंतिम अनुमान के अनुसार 1,84,205 रुपए रही है और प्रथम अनुमान के अनुसार 2024-25 में 1,06,744 रुपए रही है। आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, 2024-25 वाला डेटा हमेशा अभी जो लेटेस्ट आपके हाथ में आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन 24-25 को हम स्किप नहीं कर सकते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। 23-24 याद रहे ना रहे, 24-25 वाला जरूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अब आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय अच्छे से देख लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित कीमत पर यदि मैं बात करूं तो प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में तो 38,497 रुपए थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान में 1,69,050 रुपए हो गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और यही प्रति व्यक्ति शुद्ध आय यदि हम स्थिर कीमत पर देखें तो यह जो है 38,497 रुपए से बढ़कर अब 76,971 रुपए हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पर कैपिटा इनकम को भी अब 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अपडेट कर दिया है। चलो राजकोषीय घाटा की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों, घाटा मतलब जब हम हमारे खर्चे ज्यादा हो और हमारी इनकम कम हो तो ऐसे में हमें क्या होगा दोस्तों, घाटा होगा। यही बड़े रूप में यदि हम देखें, देश के स्तर पर हम देखें कि देश का जो आय जो है कम है और देश का जो व्यय है वो ज्यादा है, तो ऐसे में हमें राजकोषीय घाटे जैसी स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। और 2023 में जीडीपी के 6.4% से घटकर यह वित्त वर्ष 2024 में 5.6% पर आ गया है। यह हमें भारत के संदर्भ में बताता है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें तो कुल घाटा 55,709 करोड़ रुपए का है, जो जीडीपी का लगभग कितना है दोस्तों, 4.02%। यदि 2024-25 में राजस्व अधिशेष रुपए की बात करूं तो यहाँ पर 1,700 करोड़ रुपए होने का यह अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के 4.11 तक सीमित रहेगा। और राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है और पूंजीगत व्यय जो है लगभग 61,633 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये डेटा आप ध्यान रखिएगा 2024-25 का है। अब थोड़ा सा मैं जो आपको बता रहा हूँ उन बातों को थोड़ा अच्छे से जानिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा, तो ये 24-25 का बजट अनुमान है, तो 24-25 का जो बजट अनुमान है इसे हमें नहीं देखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं अब आपके यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो भी हाल ही में आया, यह भारत के संदर्भ में क्या कहता है राजकोषीय घाटा के लिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार ने जीडीपी 4.9% के बजटीय अनुमान के मुकाबले 4.8% का राजकोषीय घाटा हासिल किया है तथा वित्त वर्ष 26 के लिए 4.4% का लक्ष्य घोषित किया है। ये बात ध्यान रखना। और नवंबर 2025 के अंत तक राजस्व घाटा बजट अनुमान के 155% तक तेजी से बढ़ गया है। यदि राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2022 से 25 तक बढ़कर लगभग 9.1% तक पहुंच गई है तथा राजस्व व्यय वित्त वर्ष 22 में
जीडीपी के 13.6% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 10.9% रह गया है। ठीक है। राजस्व व्यय की यदि मैं बात करूं तो राजस्व व्यय वित्त वर्ष 22 में जीडीपी के 13.6% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 10.9% रह गया है। ये है दोस्तों 2024-25 का। ये डेटा हमें ध्यान रखना है दोनों संदर्भ में, है ना, यहाँ पर 25-26 के संदर्भ में भी और 24-25। तो मध्य प्रदेश का जो हम राजकोषीय संकेतक और कुल प्राप्तियां देख रहे हैं 2024-25 के अनुसार, तो राजस्व घाटा 1700 करोड़, राजकोषीय घाटा वही हमारा 62,564 करोड़, और प्राथमिक घाटा इसमें 35,164 करोड़, और राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़, और कुल प्राप्तियां दोस्तों 3,30,193 करोड़। देखो ये जो कहानी है, यही बात जो है दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों सेम सेम है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो हो गया, चलो ठीक है, इसको हम स्किप भी कर दें क्योंकि 2024-25 का जो ये अनुमान है, बजट अनुमान है, इसको ध्यान मत रखिए। आप ध्यान रखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा। देखो भारत के राजकोषीय संकेतक एवं कुल प्राप्तियां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, देखो राजस्व प्राप्तियों की यदि हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2022 से 25 तक बढ़कर लगभग 9.1% तक पहुंच गई है, तथा राजस्व व्यय वित्त वर्ष 22 में जीडीपी के 13.6% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 10.9% रह गया है। और राजस्व व्यय की यदि हम बात करें तो राजस्व व्यय वित्त वर्ष 22 में जीडीपी के 13.6% से घटकर 2025 में 10.9% रह गया है। दोनों बात आप यहाँ पर ध्यान रखना है ना, राजस्व व्यय की बात यहाँ पर भी हमने कर दी थी और यहाँ पर भी कर दी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। राजकोषीय घाटा, देखो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम राजकोषीय घाटा देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.66 रहने की संभावना है, जो लक्षित 3% के स्तर की ओर जो है अग्रसर है। और 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% रखने की अनुशंसा की है। ठीक है। और राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 62,434 करोड़ रुपए रहा, तथा वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार 78,902 करोड़ रुपए रहा है। इस प्रकार प्राथमिक घाटा वर्ष 2024-25 में 35,557 करोड़ रुपए रहा, तथा वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार 50,266 करोड़ रुपए रहा है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारा राजकोषीय घाटा हो गया है। ठीक है। राजस्व प्राप्तियां की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 15.90% थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 17.16% तक पहुंचने का अनुमान है। और राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2024-25 में 2,62,009 करोड़ रुपए रहा, तथा वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार 2,90,879 करोड़ रुपए रहा है। इस प्रकार कुल प्राप्तियां वर्ष 2024-25 में 3,28,864 करोड़ रुपए रहा, तथा वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार 3,75,340 करोड़ रुपए रहा है। ये है हमारी राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में राजकोषीय घाटा एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ये बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हमने राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देखा है। तो राजकोषीय घाटा 2025-26 74,323 करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का कितना है दोस्तों 4.45% है। ठीक है। और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार यह कितना है 71,460 करोड़ रुपए। तो यह है हमारा राजकोषीय घाटा, इसे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो अब थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पर्यटन देखते हैं। तो वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश ने 13.33 करोड़ पर्यटकों की मेजबानी की, जो पिछले 3 वर्षों में 89.21% की वृद्धि को दर्शाता है।
राज्य में कुल पर्यटकों की संख्या का 55% अकेले उज्जैन में आता है, और इसके पश्चात मेहर, जो कहाँ है, सतना है दोस्तों। सतना से अभी अलग हुआ है मेहर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके पश्चात मेहर, और मेहर में 10% तथा चित्रकूट, चित्रकूट में 9%, और इतना जो है यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। सर्वाधिक कहाँ, 55% उज्जैन में। और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत चयनित गांवों साबरवानी और लाड़पुरा को जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 तथा शिल्प ग्राम श्रेणी में ग्राम प्राणपुरा को सम्मानित किया है। ये एक करेंट पर आधारित ये है फैक्ट। और मध्य प्रदेश भारत के शीर्ष 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिसने वर्ष 2022 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षिक किया है। ठीक है, आगे दोस्तों, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में कुल 13.33 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 13.31 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 1.67 लाख विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, पिछले एक वर्ष में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 19% की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत दुनिया में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, भारत में पर्यटन भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 52.7% की बढ़ोतरी हुई है। और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में यात्रा और पर्यटन ने सकल घरेलू उत्पाद में 5.22% का योगदान दिया है। दोस्तों, ये फैक्ट हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको वन लाइनर के रूप में पढ़ पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी क्लास ही तथ्यों पर आधारित है चूंकि, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते। बस आपको मैं अपडेट करवा देता हूँ। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जहां पर समझने वाली बात आएगी, वहां बेहतर इत्मीनान से हम हर एक बात को समझेंगे। चलो, मध्य प्रदेश में पर्यटन। अब पर्यटन की फिर से हम बात करें 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में, तो पिछले 5 वर्षों में 66.65% की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 में नवंबर माह तक पर्यटकों की संख्या 1318 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें उज्जैन प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है, जहां 5.52 करोड़ पर्यटक आए, जो कुल पर्यटकों का लगभग 42% है। दोस्तों, वो डेटा 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार था मध्य प्रदेश का पर्यटन, और यह जो डेटा मैं बता रहा हूँ, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार है ना। थोड़ा सा इसको जानिएगा। केंद्र सरकार द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक स्मारक समूह को वर्ष 2027-28 के लिए विश्व धरोहर स्थलों के लिए नामांकित करने की अनुशंसा की गई है। और वर्ष 2024-25 में राज्य ने देश में कुल घरेलू पर्यटकों के आगमन में 4.52% की हिस्सेदारी दर्ज करते हुए लगभग 13.39 करोड़ पर्यटकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान दे रहा है? 9वां स्थान दे रहा है। ठीक है, चलो आगे। और अब भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को यदि हम देखें, तो 3 जनवरी 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे हैं, जबकि सितंबर 2024 में यह 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर यूएसडी 701.4 बिलियन हो गया है, जो मार्च 2025 के अंत में यूएसडी 668.3 बिलियन था। ठीक है, और यदि विदेशी मुद्रा भंडार को हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देखें, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार था, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर यूएसडी 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है यह हो चुका है, और जो मार्च 2025 के अंत में यूएसडी 668 बिलियन था। ठीक है, देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण पूरा जो है आपका 2024-25 का था, और ये 25-26 का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलो, विदेशी ऋण की स्थिति की यदि मैं बात करूं, तो सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण का स्तर जून 2024 के अंत में 18.8% से बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में 19.4% हो गया है। और कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण, जिसमें हम 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ यदि हम देखें, तो इसकी हिस्सेदारी जून 2024 के अंत में 19.4% से बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में 18.8% हो गई है। और दिसंबर 2024 के अंत में वैश्विक विदेशी ऋण यूएसडी 104.4 ट्रिलियन रहा, जो 1 वर्ष पहले की तुलना में 1.4% अधिक है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा।
सभी 13 मुद्राओं में विदेशी ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर 53.4% में अंकित रहा है और इसके बाद भारतीय रुपया 31.2%, एसडीआर 5% और यूरो 3% का स्थान रहा है। और विदेशी ऋण यदि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मैं देखूं तो दिसंबर 2024 के अंत में वैश्विक विदेशी ऋण यूएसडी 104.4 ट्रिलियन रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 1.4% अधिक है। ये हमने देख लिया है इससे पहले की स्लाइड में। भारत में मुद्रा स्फीति की यदि मैं बात करूं तो दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रा स्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% तथा वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रा स्फीति दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, और आईएमएफ ने वित्त वर्ष 26 में मुद्रा स्फीति दर 2.8 और वित्त वर्ष 27 में 4.0 रहने का अनुमान भी बताया है। ये बात है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। ठीक है, चलो मुद्रा स्फीति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आईएमएफ ने वित्त वर्ष 26 में, ये मैंने बात कर दी 2.8 और 2000 वित्त वर्ष 27 में 4.0 रहने का अनुमान बताया। ये बात हमने यहाँ पर कर दी। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे आयाम हमारे तृतीय क्षेत्र के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और लगभग हमने हर एक बात यहाँ पर अच्छे से जानी है। और आप इतना समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का डेटा जो मुझे अपडेट करवाना था, द्वितीय क्षेत्र का डेटा जो अपडेट करवाना था, और आज ये टर्सरी सेक्टर का जो हमारा डेटा है ये हमने अपडेट कर लिया है इन 3 क्लास में। ठीक है, अब ये जो डेटा अपडेट का जो पहला हमारा चरण था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है पूरी 3 क्लास जो है, तीनों क्लासों में हमने सिर्फ डेटा पर बात करी है। मैंने ज्यादा इसमें आपको कुछ भी ऐसा विशेष समझाया नहीं है। जो छोड़ना है वो हमें, जो नहीं पढ़ना है उनको मैंने बता दिया है, जिन पर हमें फोकस करना है उन पर हमने अच्छे से ध्यान दे दिया है। और इस प्रकार से हमने ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, 2025-26, बजट 2026-27, ये सारी जो हमारे सामने प्रश्न जो आ रहे थे ये पढ़े वो पढ़े, इनका हमने एक समाधान कर दिया है। अब हम आगे जो हमारी क्लास होगी बहुत इत्मीनान से और बेहतर तरीके से हर आयाम को कवर करते हुए समझकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी इस पूरी क्लास का एक मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि हमारा शून्य से समझ पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम काम करें। आज और कल की क्लासों में मैंने क्या किया है, आपको डेटा अपडेट करवा दिया है और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता नहीं थी। 25-26 में क्या दिया है, 26-27 के बजट में क्या दिया है, 24-25 में क्या दिया है, तो यहाँ पर सारी बातें आपको एक साथ जो है देखने को मिल गई है। ठीक है, अब हम जैसे भारतीय कृषि पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे, तो वहां पर हर एक आयाम को बहुत इत्मीनान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी रूप में हमारी पूरी यूनिट 6 को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हमारी क्लास अब यूट्यूब पर कंटिन्यू रहेगी। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले की कक्षाएं देख लीजिएगा, और आज से यदि आपने इतनी 3 क्लास कंप्लीट कर ली है तो कल फिर हम मिलते हैं हमारी नई क्लास में। और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।